नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे महासंग्राम, जो कि एक मल्टी स्टार विशेषांक है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 19 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जल्द ही स्थिति काबू में थी। शुक्रिया तिरंगा और शक्ति, अगर आज तुम दोनों वक्त पर नहीं आते तो मैं अकेला इस घटना को नहीं संभाल पाता। शुक्रिया की कोई बात नहीं है परमाणु, दिल्ली की रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। एक मिनट रुको तिरंगा, ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी पर कोई मैसेज फ्लैश हो रहा है। परमाणु, तिरंगा और शक्ति, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर एक अत्यंत ही भारी खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए मैं और नागराज तुम तीनों को महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं। ध्रुव की आवाज़ चिंतित लग रही थी। परमाणु, हाँ, ध्रुव किसी खतरे की बात कर रहा था। तो चलो, हमें महानगर चलना चाहिए। परमाणु, तिरंगा और शक्ति तीनों ही महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए। और अब बारी थी एक और ब्रह्मांड रक्षक की, जिसे कहने वाले रात का रक्षक भी कहते हैं और मुंबई का बाप भी। डोगा ब्रह्मांड रक्षक दल का एक और सदस्य। पिछले कुछ दिनों से घाटकोपर इलाके में ड्रग्स के कई केस आए हैं, जिनमें पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है। लेकिन डोगा असफल नहीं रहेगा। डोगा गटर से बाहर निकला। उफ उफ भौ, कम ऑन ब्रोनो, मैं जानता हूँ कि तू कोई काम की खबर लेकर ही आया है। बता दोस्त, क्या बात है? कुत्ते और डोगा के बीच काफ़ी देर तक गुर्राहट होती रही और फिर, शाबाश ब्रूनो, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। अपराध और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में मेरे सबसे बड़े हथियार मेरे जैसे कुत्ता मित्र ही हैं। अब आओ, जिस ट्रक की खबर तुमने दी है वो आने ही वाला होगा। और तुम्हारी खबर के मुताबिक उसमें करोड़ों रुपए के ड्रग्स लदे हैं, जिसकी चपेट में मुंबई आए ये मुझे मंजूर नहीं है। सबसे सेफ धंधा ड्रग्स का ही है लोटिया। पैसा देकर पुलिस को खरीद लो और फिर ड्रग्स लेकर मुंबई में ऊंचे दामों में बेचकर अच्छे पैसे कमाओ और फिर उन पैसों से ऐश की ज़िंदगी जियो। लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजने लगे हैं? क्या बात है? सामने देख कुंडे, आगे कोई बीच सड़क पर खड़ा है। सामने देख, वो डोगा, रात का रक्षक। डोगा, जिसे मुंबई का बाप भी कहा जाता है। डोगा के जबड़े बुरी तरह भींचे हुए थे और मुंह से शब्द नहीं बल्कि अंगारे निकल रहे थे। हाँ हाँ, मैं मुंबई का बाप हूँ और बाप के सामने अगर उसके बच्चे को कोई परेशान करे तो बाप उसकी सजा देता है। और तुमने तो मेरी मुंबई के शरीर पर घाव लगाने की ज़रूरत की है, ड्रग्स के घाव। और इस अपराध की डोगा के कानून में एक ही सज़ा है, और वो सज़ा है सजाए मौत। डोगा चाहता तो पूरी मैगजीन खाली कर सकता था, लेकिन डोगा ने सिर्फ एक गोली चलाई और उस एक गोली ने ट्रक के डीजल टैंक के परखच्चे उड़ाकर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की सांसें थम जाए। प्रणाम। डोगा से डरते हो और फिर भी गलत काम करते हो। या तो डरना छोड़ दो या गलत काम करना छोड़ दो, क्योंकि डोगा पुलिस की तरह रिश्वत लेकर जाने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी आत्माएं निकालकर यमराज के हवाले कर देगा। अब मेरे वापस जिम लौटने का समय हो चला है। तभी ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी पर मैसेज गूंज उठा। डोगा, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर एक अत्यंत ही भारी खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए मैं और नागराज तुम्हें महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं। ये मैसेज परमाणु, तिरंगा और शक्ति को भी दिया जा चुका है और वे भी पहुंच रहे हैं। ध्रुव का मैसेज, यानी खतरा बड़ा है। महानगर मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। उम्मीद है कि मैं समय रहते ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। डोगा रवाना हो चुका था। रूपनगर का कब्रिस्तान, कहते हैं कि यही एक कब्र में एक ऐसा भी मुर्दा दफन है
जिसकी कब्र पर जब जब प्रिंस नाम का कौवा करकसाता है, कांव कांव, तब तब कब्र फाड़ कर बाहर आ जाता है वो जिंदा मुर्दा जिसे दुनिया कहती है एंथोनी गोंजाल्वेस, जिसे प्रिंस की करकसाहट बाहर आने को मजबूर कर देती है, क्योंकि ये करकसाहट किसी पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए उठी होती है। आज भी तेरी करकसाहट सुनकर आ गया हूँ मैं प्रिंस, क्या बात है बता। प्रिंस एंथोनी को बताता चला गया। प्रिंस ने जो खबर दी है उसके लिए मुझे जाना होगा रूपनगर के पुराने खंडहरों में, जहां किसी ने घूमने आए किसी टूरिस्ट कपल को पकड़ लिया था। यू बास्टर्ड, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले तो तुमने हमें गाइड बनकर इन खंडहरों में घुमाने का प्रस्ताव दिया और अब हमें बंदी बना लिया है। मेरा काम ही यही है लड़की, जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो मैं उसे गाइड बनकर इस सुनसान जगह पर ले आता हूँ और यहीं उसकी सारी नकदी, ज्वेलरी और पासपोर्ट, एटीएम आदि लूट कर मार डालता हूँ। अब सबसे पहले तेरे ये साथी मरेगा और इसके बाद तेरा नंबर आएगा लड़की। नहीं, चाहे सब कुछ ले दो लेकिन हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अफसोस, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज तुम दोनों को मरना ही होगा। मरना तो तुझे होगा साका। अगर तूने इन निर्दोष टूरिस्ट कपल को नहीं छोड़ा तो एंथोनी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। धाड़ आह, तू जो भी है, लेकिन यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी भूल की है एंथोनी, क्योंकि अब मैं तुझे भी मारकर इन टूरिस्टों के साथ ही दफन कर दूंगा। मर और दफन तो मैं बहुत पहले ही हो चुका हूँ साका। अब तो चाहूँ तो भी मौत नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन मेरे जरिए तुम जैसे हत्यारों को मौत जरूर आ सकती है। तू इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान सीने पर कुल्हाड़ी का वार खा के जिंदा नहीं रह सकता। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मरने के ही बाद। इसलिए तो मुझे जिंदा मुर्दा कहते हैं साका, जिंदा मुर्दा एंथोनी। तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मासूम लोगों की हत्या करने का जो पाप किया है साका, उसके लिए एंथोनी तुम्हें सजाए मौत देगा। मेरी ठंडी आग अब तेरी आत्मा को जकड़कर तुझे जिंदगी से आज़ाद कर देगी। एंथोनी ने टूरिस्ट कपल को आज़ाद किया। जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी अजनबी का भरोसा करना ठीक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। और अब मुझे भी जाना होगा महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, क्योंकि साका से लड़ते समय ही मेरे पास ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी पर ध्रुव का मैसेज आ रहा था। एंथोनी जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक टेलीपोर्ट हो सकता है। राजनगर, फर्ज की मशीन, इंस्पेक्टर स्टील का शहर। इंस्पेक्टर स्टील जो इस समय उड़ा जा रहा था अपनी सुपर कार स्टील में। इंस्पेक्टर स्टील रिपोर्टिंग सर, मैं अभी राजनगर गांधी चौक पर मौजूद एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच रहा हूं। पुलिस हेडक्वार्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बिल्डिंग से मैडमैन नाम के किसी आदमी ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने राजनगर जेल में मौजूद अपने 3 आतंकवादी साथियों की रिहाई की डिमांड की है और इनकार की सूरत में पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी है। अगर 1 घंटे के अंदर राजनगर प्रशासन ने मेरी मांगे नहीं मानी तो यहाँ सिर्फ बिल्डिंग का मलबा दिखाई देगा। बिल्डिंग में मौजूद लोग काफ़ी डहरे समय हुए थे। बिल्डिंग के बाहर पुलिस का घेरा था। सभी लोग ध्यान दें, हमने बिल्डिंग के अंदर आने और जाने पर रोक लगाई है ताकि अंदर लोगों को खतरा ना हो, लेकिन बिना बिल्डिंग के अंदर गए हम लोगों को कैसे बचाएंगे? मैं बचाऊंगा उन्हें, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील अंदर जाने का खतरा है। अगर तुम अंदर गए तो हो सकता है कि मैडमैन बम ब्लास्ट कर दे। घबराओ मत इंस्पेक्टर, मैं स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यकीन रखो मैं अंदर भी जाऊँगा और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। कुछ मिनटों के बाद स्टील बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था।
मेरे निर्माता डॉक्टर अनीस ने मेरे शरीर में कई तरह के आधुनिक उपकरण और कंप्यूटर फिट कर रखे हैं। आज इस मैडमैन को भी पता चल जाएगा कि मुझे सुपर कॉप क्यों कहते हैं। स्टील के अंदर घुसते ही मैडमैन बौखला उठा। रुक जा इंस्पेक्टर, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उस बम का रिमोट दबा दूंगा जो मेरी पीठ पर बंधा हुआ है। कानून के बढ़े हुए कदम कभी वापस नहीं हटते मैडमैन। तू चाहे तो शौक से बटन दबा दे। अगर तू यहाँ मौजूद लोगों और इस बिल्डिंग की तबाही देखना चाहता है तो यही सही इंस्पेक्टर। गुस्से से भभकते मैडमैन ने रिमोट का बटन दबा दिया, मगर अगला पल उसके लिए बेहद हैरत अंगेज था। अरे, बम फटा क्यों नहीं? बम नहीं फटेगा क्योंकि मैं अपनी जैमर से उन रेज को जाम कर चुका हूँ जो रिमोट से निकल रही है। हाँ, तेरे चेहरे पर एक बम ज़रूर फटेगा और अब राजनगर में शांति व्यवस्था में दखल देने, आतंकवादियों को मदद देने और आत्मघाती कदम उठाने जैसे आपराधिक कार्यों के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शुक्र है इंस्पेक्टर स्टील ने सब संभाल लिया। स्टील है तो राजनगर सुरक्षित है। मिशन इज ओवर सर। मैंने मैडमैन को गिरफ्तार कर लिया है और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। अब स्थिति नियंत्रण में है। ग्रेट जॉब इंस्पेक्टर, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई में सुपर कॉप हो। तभी स्टील के ट्रांसमीटर पर गूंज उठी ध्रुव की आवाज़। स्टील, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। पूरी पृथ्वी पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है जिससे निपटने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैसेज मिलते ही महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचो। ये मैसेज परमाणु तिरंगा शक्ति और डोगा के साथ साथ एंथोनी को भी दिया जा चुका है। स्टील अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहा था। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है जो मेरे साथ साथ बाकी के सुपर हीरोज को भी बुलाया गया है। खैर, अब मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, जहां पहुंच चुके हैं नाग सम्राट नागराज, बुद्धि बल का धनी सुपर कमांडो ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात का रक्षक डोगा, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील और जिंदा मुर्दा यानी कि एंथोनी। मैं नागराज सभी मित्रों को एक बार फिर से ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मीटिंग में आप सभी को बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, पृथ्वी पर मंडरा रहे एक भयानक खतरे के बारे में बताने और उसे खत्म करने में आप सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने का, जिसका नाम है राक्षस राज चंडकाल। राक्षस राज चंडकाल, ये कौन है? अब ये कौन सा नया अपराधी पैदा हो गया? राक्षस और दानव मानो तो पुराने जमाने की बात होती है। मेरे हिस्ट्री में ऐसे नाम वाले किसी अपराधी की एंट्री नहीं है। कहीं तुम राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की बात तो नहीं कर रहे नागराज? तुम सही समझी सकती, मैं उसी राक्षस चंडकाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं स्वयं भी उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानता। इसलिए अब आगे की बातें ध्रुव करेगा ताकि सभी सुपर हीरो चंडकाल के बारे में अच्छी तरह जान सकें। चंडकाल पृथ्वी पर राक्षस जाति का आखिरी राक्षस जो सैकड़ों चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है और जिसका एक ही मकसद है, पृथ्वी पर दोबारा राक्षस राज स्थापित करना। अपनी इस कोशिश में निकला चंडकाल वर्षों पहले मुझसे आ टकराया। उस समय मैंने उसे अमर निंजा देव किर्गी और देव योद्धा धनंजय की मदद से हराया था। चंडकाल को स्वर्ण योद्धा धनंजय ने समुद्र के अंदर बसी आधुनिक स्वर्ण नगरी में कैद कर दिया, जहां से एक आध बार वो भागा भी तो वापस पकड़ लिया गया। लेकिन इस बार समुद्र के अंदर भूमिगत भूकंप आने से उसके बंधन कमजोर पड़े और उसे भागने का मौका मिल गया। चंडकाल स्वर्ण नगरी से भागा और सीधा जा पहुंचा एक ऐसे द्वीप पर जिसे आज से हजारों साल पहले नागराज के मित्र और गुरु त्रिनाग योद्धा महात्मा कालदूत ने बसाया था, जो इच्छाधारी नागों का निवास स्थान है। नागराज इस द्वीप का सम्राट भी रह चुका है और वर्तमान में इसका शासन उसकी मंगेतर बिसर्पी द्वारा चल रहा है।
एक षड्यंत्र के तहत महात्मा कालदूत को द्वीप से हटाने के लिए उसने अपनी तंत्र शक्ति से उत्पन्न किया एक राक्षस जीव राक्षसोर को, जो कालदूत को अपने पीछे राजनगर तक ले आया। महात्मा कालदूत ने राक्षसोर को मेरी और इंस्पेक्टर स्टील की मदद से समाप्त कर दिया और उसके बाद हम किसी अनिष्ट की आशंका के तहत नागद्वीप पहुँचे। लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। चंडकाल ने न केवल इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति अमर स्फटिक पर कब्जा कर दिया, बल्कि सारी नाग जातियों को भी अपना गुलाम बना लिया। नागराज चंडकाल को रोकने के लिए आगे बढ़ा तो चंडकाल ने न केवल उसके शरीर में वास करने वाले नागों को अपने अधीन कर लिया, बल्कि उल्टे पूरे नागद्वीप को भी नागराज और मेरा शत्रु बना दिया। धनंजय की मदद से हम किसी तरह से वहां से निकलने में सफल हुए। अब हालत यह है कि चंडकाल पहले से ही शक्तिशाली है और अब इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति भी उसके हाथ में है और अब वो दुनिया पर अपने राक्षस राज स्थापित करने के सपने को पूरा करने फिर निकल पड़ा है और उसे रोकने में हम सबको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ सकती है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि तुम सभी को स्थिति की गंभीरता के बारे में अवगत कराया जा सके। चंडकाल राक्षस राज होगा अपने जमाने में। ध्रुव आज अगर मेरे सामने आया तो मेरी गोली उसका सीना पहले देखेगी। हाँ ध्रुव, पृथ्वी हमारा घर है और हमारे घर पर हम राक्षसों को अधिकार नहीं करने दे सकते। हम लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। हमने इससे पहले भी मिलकर कई मुसीबतों का सामना किया है और इस बार भी करेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड रक्षक हैं और ब्रह्मांड रक्षक अन्याय और पाप का दमन करने के लिए ही एकजुट हुए हैं। हम साथ हैं। ब्रह्मांड रक्षक दल अपने नए मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। सभी ब्रह्मांड रक्षक आ चुके हैं और एक साथ हैं नागराज। अब वक्त है आगे की रणनीति बनाने का। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव। मैं बाबा गोरखनाथ से संपर्क करता हूँ। हे गुरु गोरखनाथ, एक बार फिर से आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया दर्शन दे गुरुदेव। नागराज ने गुरु गोरखनाथ से मानसिक संपर्क स्थापित किया और अगले ही पल बाबा गोरखनाथ ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में उपस्थित थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र नागराज। गुरुदेव, जैसा कि आपकी आज्ञा थी, हम सभी ब्रह्मांड रक्षक चंडकाल के विरुद्ध तैयार हैं। आदेश करें कि अब हमें क्या करना है। नहीं वत्स नागराज, अभी नहीं। अभी उचित समय नहीं आया है। चंडकाल तो शक्तिशाली राक्षस था ही, पर अब उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से अमर स्फटिक को सिद्ध कर लिया है, जिसके कारण अब वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। अभी हमारी तैयारी अधूरी है, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण रक्षक इस दल में नहीं है। जब तक वो नहीं आता तब तक हमारी तैयारी अधूरी ही रहेगी। हमें ज्ञात है कि तुम सभी ब्रह्मांड रक्षक सर्वथा योग्य हो एवं तुम सभी ने मिलकर कई बार न केवल देश अपितु संपूर्ण विश्व की रक्षा भी की है। लेकिन हम जिस रक्षक की बात कर रहे हैं, उस अकेले की सत्य ऊर्जा और शक्तियाँ तुम सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली है और उस रक्षक का नाम है शक्तिमान। शक्तिमान? हाँ पुत्र, शक्तिमान। शक्तिमान ही वो रक्षक है जिसका उल्लेख हमने किया है और इसके पीछे भी एक सशक्त कारण है जो हम समय आने पर बताएंगे। और इसलिए इस युद्ध में शक्तिमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना शक्तिमान के तुम लोग इस संकट का सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए शक्तिमान का तुम सभी के साथ होना अत्यंत आवश्यक है। शक्तिमान को मानसिक संपर्क के माध्यम से बुलाना होगा वत्स नागराज। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी शक्तिमान को मानसिक संपर्क स्थापित कर उसे आने के लिए कहता हूँ। नागराज के मानसिक संकेत पल भर में ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पूजा पर बैठे गंगाधर और शक्तिमान तक जा पहुँचे। ओह, नागराज का मानसिक संकेत पृथ्वी पर किसी भीषण संकट के विषय में मुझे जाना होगा। अगले ही क्षण गंगाधर उठकर महागुरु के आगे झुक गया। महापूजा की अंतिम आहुति का शुभ समय है वत्स।
गंगाधर, और तुम खड़े हो गए, क्या बात है? क्षमा करें गुरुश्रेष्ठ, परंतु महानगर में मेरा मित्र नागराज मुझे पृथ्वी पर किसी खतरे के संकेत भेज रहा है। परंतु वत्स, बिना पूर्ण आहुति के इस प्रकार पूजा से उठकर जाना अशुभ संकेत होगा, इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम पूजा संपन्न करनी चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु आपने ही मुझे सिखाया है कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य मानवता की रक्षा करना है। हर वर्ष यहाँ सूर्यांशी समुदाय द्वारा आयोजित इस पूजा का उद्देश्य भी संपूर्ण विश्व और पृथ्वी मात्र का कल्याण है। और इस समय जबकि मुझे पृथ्वी पर किसी भीषण संकट के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, और तब मानवता की रक्षा के बजाय पूजा पर बैठना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। यदि मैं असत्य कह रहा हूँ अथवा मेरे विचार तर्क संगत एवं सही नहीं हो, तो मैं आपके द्वारा प्रदत्त हर दंड को सहर्ष स्वीकार करूँगा गुरुश्रेष्ठ। नहीं वत्स, ये सब तो मात्र हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए कहे थे, और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हमें खुशी है कि हमने तुम्हें महापूजा के लिए चयनित किया था। वास्तव में तुम एक सच्चे योद्धा हो और रक्षक हो। जाओ पुत्र, मानवता की रक्षा का अपना कर्तव्य निर्वाह करो। गुरु की आज्ञा मिलते ही गंगाधर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल वो तूफान की तेजी से अपनी जगह पर घूम गया। फिर लेता चला गया अपना वो शक्तिशाली रूप जिसे सारी दुनिया कहती है शक्तिमान। हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं वत्स, इस यज्ञ के प्रताप से तुम्हारी पुण्य शक्तियों में भी वृद्धि होगी। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हो। धन्यवाद गुरुदेव, परंतु अब मुझे जाना होगा। जाओ वत्स, अपना कर्तव्य निर्वहन करो। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। विजयी भव वत्स। अपने गुरुजनों से विदा लेकर उड़ चला शक्तिमान। अगले ही क्षण महानगर की ओर बढ़ चला। महागुरु के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं अपने आप को पहले से अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, और अब मुझे महानगर जाना है ताकि जान सकूँ कि पृथ्वी पर कौन सा संकट आया है, जिसके कारण मित्र नागराज ने मुझे मानसिक संदेश भेजकर बुलाया है। क्या शक्तिमान महानगर पहुंच सका? बाबा गोरखनाथ के शक्तिमान को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? चंडकाल और तमराज किलमिश की जोड़ी पृथ्वी पर कैसा कहर बरपाने की तैयारी में जुटे थे, और ब्रह्मांड रक्षक कैसे रोक पाएंगे चंडकाल नाम के जलजली को? जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए इस सीरीज के समापन अंक की। महागाथा जारी है। कभी कभी महानायक की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब वे किसी खतरे से अकेले निपटने में अक्षम होते हैं। तब उन्हें सहारा लेना पड़ता है अन्य महानायकों का। पर अब पाप के दो अवतार हो चुके हैं। संगठित तो ब्रह्मांड रक्षकों को एक ऐसे महानायक जो खुद में ही अथाह सत्य ऊर्जा का भंडार हो, क्योंकि अब होने वाला टकराव कोई साधारण संग्राम नहीं रहा, बल्कि बन चुका है महासंग्राम। ये क्या, ये दोनों तो मेरे जैसे ही प्रतीत होते हैं, पर ये लड़ क्यों रहे हैं? मेरी नज़र में तुम एक कायर से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जो खुद की रक्षा के लिए एक बिल ढूंढ रहा है, और महानगर के रूप में उसे एक बिल मिल गई है। मैंने जो किया वो सबकी भलाई के लिए किया। अगर मैं यहाँ रुकने का फैसला ना करता तो बचाने के लिए कोई दुनिया बसती ही नहीं। वजूद की इस जंग में जीते कोई भी, पर हार मेरी ही होगी। इस सृष्टि की रचयिता भी अब इस जंग को रोक नहीं सकता, और ना ही रोक सकता है उस शक्ति को जो इस पृथ्वी पर लाएगी महाप्रलय। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।